स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी कल्चर। मम्मी, प्लीज कम हियर। बाथरूम से प्रिया चीख रही थी। मेरे हाथ आटे में सने हुए थे। गैस पर करेले सिक रहे थे और घड़ी 9:30 बजा रही थी। इतनी कोफ तो आई मुझे। एक तो राम प्रसाद के एकाएक गोल हो जाने से सारा कार्यक्रम वैसे ही गड़बड़ हो गया था। इस पर यह लड़की हाथ बटाना तो दूर रहा, अपना काम भी ढंग से नहीं कर सकती। मम्मी, दोबारा आवाज आई थी तो खींचकर मैंने काशी से कहा, 2 मिनट झाड़ू रोक कर देख लेना बेबी क्या कह रही है। फिर 2-4 मिनट तक दरवाजा खटखटाने की, प्रिया के चीखने की, बाल्टियों की आवाजें आती रही। उसे शायद ठंडे पानी की जरूरत पड़ गई थी। बाथरूम में काशी का आना उसे सख्त नागवार गुजरा होगा, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी 10 बजते बजते सब लोग खाने के लिए शोर मचाना शुरू कर देंगे। मेरे पास तो एक क्षण भी बर्बाद करने को नहीं था। आज ये काशी कैसे आ गई काम पर? बाल पहुंचते हुए प्रिया सीधे किचन में चली आई थी। वह तो 4-5 दिन से आ रही है, तुम्हारा ध्यान रहता भी कहाँ है? मैंने उलाहना दिया। बाई को क्या हो गया? बुखार में पड़ी है। काशी को देखो, तुमसे 3-4 साल छोटी है, पर घर का भी सब कुछ देखती है और माँ के काम भी संभालती है। तुम्हारी तरह नहीं कि हूँ। प्रिया ने उपेक्षा के भाव से मुंह बिचकाकर कहा और अपने कमरे में चली गई। मैं उसकी छरहरी आकृति को देखती रही। मैक्सी में पीछे से बिल्कुल स्कूली दिखाई दे रही थी। उसे देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि वह बीए फाइनल में है। खाने की मेज पर सब इकट्ठे हुए। उस समय काशी आंगन में बर्तन मल रही थी। आज वह बहुत देर करके आई थी और ठीक इनके खाने के समय ही बर्तन लेकर बैठ गई थी। जैसे कि मुझे आशंका लगी थी कि 2 मिनट बाद ही ये झल्ला उठे। ये किरिड़ किरिड़ बंद करो भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैंने प्रिया को इशारा किया। वह बाहर जाकर काशी को समझा आई। बर्तनों की खड़खड़ाहट कुछ ही देर बाद रुक गई और बाल्टियों में साबुन के उफनते झाग की ध्वनि सुनाई देने लगी। वह शायद अब कपड़ों में साबुन दे रही थी। यह काशी कितना चुपचाप रहने लगी है अब, नहीं तो पहले बाप रे, दिन भर पटर पटर करती रहती थी। सुन सुनकर सिर में दर्द होने लगता। प्रिया बोली, और वह कौन सा गाना था मम्मी? बिंदिया चमकेगी या इन्हीं लोगों ने बस रेडियो पर आया नहीं कि देवी जी काम वाम छोड़कर भागती थी। एक बार तो राख सने हाथों से ही रेडियो तेज कर दिया था। इतना डांटा था मैंने तब। विवेक बोला, और विक्की, तुम्हारा वह लंबे बालों वाला दोस्त आया था, तब याद है? सीधे दरवाजे में खड़े होकर घूर रही थी उसे। मम्मी ने कैसा डांटा था तब। दोनों बच्चे उस बात को याद करके खिलखिलाकर हंस पड़े थे। काशी वाकई बहुत चंचल थी। चाहे मेरी ड्रेसिंग टेबल हो या इनका टाइपराइटर, प्रिया का कार्डिगन हो या विवेक की किताबें, उसे हर चीज छूने से मतलब था। इतना डांटती थी मैं, और बाद में खुद ही तरस आ जाता था उस पर। प्रिया और विवेक तो अक्सर चिढ़ते रहते, मम्मी की लाडली है ना वो, उसे तभी तो किसी का डर नहीं है। कुर्सी खिसकने की आवाज आई, तब होश आया कि ये खाना खा चुके हैं। करीब करीब सभी लोग साथ ही उठ गए। इन्हें सुपारी, पेन, रुमाल, घड़ी आदि पकड़ाकर दफ्तर के लिए विदा किया ही था कि प्रिया भिनभिनाती हुई आई कि हमारी पीली वाली बेल बॉटम प्रेस होकर क्यों नहीं आई? तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं? मैंने जरा सख्ती से कहा तो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर उसका भुन भुनाना बड़ी देर तक जारी था। रानी है न कहीं की, बस जिसका मूड हो वही कपड़ा सामने चाहिए। पता नहीं ससुराल में कैसे क्या निभाएगी जाकर। विवेक सीधा खेल खालकर शाम 7 बजे तक ही घर लौट पाता था, इसलिए उसे टिफिन देना जरूरी हो जाता था। लेकिन उसका लंच बॉक्स कहीं नहीं मिल रहा था। डिब्बा कहाँ है रे? कमरे में ही होगा, मेज पर या खिड़की में। मम्मी, देख दो न प्लीज। कमाल करते हो तुम लोग, आते ही डिब्बा धुलने को क्यों नहीं दे देते रोज?
अब कब साफ होगा, कब भरा जाएगा। लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। कपड़े धोने का काम कुछ देर के लिए स्थगित करके काशी उठी। विवेक के कमरे से लंच बॉक्स लाकर उसने धोया, कपड़े से पोंछा और मुझे थमा दिया। काशी द ग्रेट यहाँ पर मौजूद है। फिर हे मातेश्वरी, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विवेक ने कुछ इस अंदाज में कहा कि मुझे तो हंसी आई ही। प्रिया का फूला हुआ मुंह भी हंसी जब्त न कर सका। सच मम्मी, काशी ससुराल चली जाएगी तो तुम्हारी बड़ी मुसीबत आने वाली है। बाई एक तो बार बार बीमार पड़ जाती है और काम भी ऐसा हाबड़ तोबड़ करती है कि कपड़ों में साबुन महकता रहता है। पानी का गिलास उठाओ तो उसमें ढेर सारा लगा रहता है। मुझे लगा ससुराल के नाम से काशी का तांबई चेहरा लाज से और गहरा हो जाएगा, पर वह निर्विकार भाव से कपड़ों को नील के पानी में डुबोती रही। बच्चों को ठेल ठाल कर जब कॉलेज के लिए रवाना कर चुकी तो अंदर आकर देखा काशी धुले अंधुले बर्तनों का ढेर लेकर आंगन में चुपचाप बैठी हुई है। क्या सोच रही है काशी? घर की याद आ रही है क्या? वह एकदम चौंक पड़ी और बिना मेरी ओर देखे सामने पड़े बर्तनों को रगड़ने लगी। तवे को तो उसने इस कदर रगड़ा कि लगा कलेजे पर खरोंच सी पड़ रही है। जरा धीरे बाबा, इसी तवे पर शाम को भी रोटी बनेगी। तू तो पता नहीं किस जन्म का गुस्सा उतार रही है बेचारे पर। फिर अपनी बात को थोड़ा आत्मीयता देने के लिए मैंने कहा, पता है बेबी क्या कह रही थी? काशी ससुराल चली जाएगी तब मम्मी की मुसीबत आने वाली है। मैंने बात तो उसे खुश करने के लिए कही थी, पर वह तो जैसे भभक उठी। कहीं नहीं जा रही हूँ माँ जी, आप फिक्र मत करो, उसने कड़वाहट भरे स्वर में कहा और गंदे पानी की बाल्टी को कुछ ज्यादा ही ताकत लगाकर नाली में उलट दिया। छींटों से अपने को बचाती हुई मैं कमरे में आ गई। बाप रे, कहाँ से सीख लिए हैं इसने ये तेवर, ये ठसक। अभी कल तक सिलबिल सी कॉलोनी में यहाँ वहां घूमती फिरती थी। शादी क्या हो गई, अपने को 30 मार्का समझने लगी है। काम पर आएगी भी तो ऐसी घुन्नी बनी रहेगी कि काम कहते डर लगता है। मैं जा रही हूँ माँ जी, दरवाजा लगा लेना। कुछ देर बाद उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। अनिच्छा से मैं उठी, उसके पीछे दरवाजा बंद किया और बिस्तर तक पहुंची ही थी कि फिर बेल बजी। मन ही मन कुड़ते हुए दरवाजा खोला। वही महारानी जी थी। अब क्या रह गया? मैंने रूखी आवाज में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया और मुझे ठेल कर सीधी अंदर आ गई। बरामदे की जाली से एकटक सड़क की ओर देखने लगी। उसकी नजरों का अनुसरण कर मैंने देखा सामने वाली पुलिया पर एक आदमी बैठा था। नारंगी रंग की कमीज, नीली धारीदार पैंट, गले में रुमाल। काशी सहम कर लौट आई थी। उसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं था। चल अंदर आकर बैठ जा थोड़ी देर, बाद में चली जाना, मैंने अधिकार वाणी से कहा और उसे लेकर घर में आ गई। बिस्तर पर जाकर लेटी ही थी कि याद आया, पता नहीं लड़की कितने सवेरे से घर से निकली है। 7-8 घर का काम निपटाते निपटाते यह वक्त हो गया है। पता नहीं पेट में कुछ पड़ा भी है कि नहीं। उठकर किचन में आई, प्लेट में उसके लिए थोड़ा खाना निकाला और देने गई तो देखा वह स्टोर की खिड़की से एकटक बाहर देख रही है। मैंने झांक कर देखा, वह आदमी वहीं बैठा मेरे घर की ओर देख रहा था और काशी जिस एकाग्रता से उसे देख रही थी, उसे भय का नाम नहीं दिया जा सकता। कौन है रे यह? तू पहचानती है? मेरा कुतूहल जागृत हुआ। मेरा आदमी है। खंजन मंजू तिरछे नैनने जैसी पंक्तियों पर गदगद हो जाने वाली मैं उसकी बेबाकी पर स्तब्ध रह गई। तुझसे मिलने आया है? कुछ देर बाद मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। तो घर पर क्यों नहीं बुलाती उसे? यहाँ किस लिए? लेकिन कहते कहते मेरा गुस्सा अपने आप उतर गया। भला घर पर इतने लोगों के सामने ये कैसे संभव था? ममत्व से भरकर मैंने ही आगे कहा, वह बेचारा वहां धूप में बैठा है
और तू यहाँ से ताक झाक कर रही है। जा तो उसे मेरे पास लेकर आ। डांटूंगी मैं उसे। शादी को 2 साल हो चले, अब तक विदा कराने की सुध नहीं आई। वह तो लेने आ जाता है, पर मेरा बाप भेजता कहाँ है। बाप को बाप कहने की दिलेरी वाकई दाद देने लायक थी। वह तो कल भी आया था। अच्छा, मेरे बाप ने खूब दंगा किया और भगा दिया। आखिर तुम्हारे पिता का कहना क्या है? लाख चाहने पर भी मैं बाप न कह सकी। वह कहता है शराब छोड़ दो। ठीक तो है, शराब बहुत बुरी चीज है। बुरी तो है, पर कौन नहीं पीता। मेरा बाप पीता है, काका पीता है, भाई पीता है। मर्द है, कमाएगा तो पिएगा नहीं। मैं तो सचमुच हैरान थी। 16-17 साल की उम्र में कैसी बुजुर्ग बन गई है। और एक हमारी शहजादी है, घंटों ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठना जरूर सीख लिया है, पर मम्मी की गैर हाजिरी में घर पर कोई मिलने वाला आ जाए तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बड़ी बूढ़ियां ठीक ही कहती हैं, कलश का पानी और हवन का कुंड लगते ही लड़की जवान हो जाती है, औरत बन जाती है, और तब पिता का घर उसे सालने लगता है। कभी तीज त्योहार पर आ जाना और बात है, और यहीं रह जाना और। काशी फिर उसके बाद कितनी देर तक बतियाती रही थी। उसका तर्क कितना ठीक था कि जब दुख उठाना है तो अपना ही घर क्या बुरा है। चकचक तो माँ के घर में भी कम नहीं होती। उसने बड़े गर्व से बतलाया था कि आदमी उसका चपरासी है। उसे काशी का घर घर जाकर बर्तन मलना पसंद नहीं है। इस बात पर कई बार आकर वह लड़ाई कर चुका है। थोड़े दिनों तक काशी का बाहर जाना बंद हो जाता है, पर आखिर कब तक। मेरे मन पर दिन भर पति को एकटक निहारती उसकी आंखें, उसका तमतमाया चेहरा, बाप के नाम पर घृणा सी उगलती उसकी आवाज छाई रही। मेरे स्वभाव में यही एक दुर्बलता है, जो बात मन को छू जाए वह दिन भर नहीं भूलती। अखबार में पढ़ी हुई हत्याओं की खबरें, सड़क पर कुचला कुत्ता, भीड़ से पिटता व्यक्ति, सास की जातियों से संत्रस्त सामने वाली पंडिताइन, सब जैसे मेरे मन में घर करके बैठ जाते हैं, और मैं दिन भर उन्हीं की बातें करती हूँ, चाहे किसी को दिलचस्पी हो या न हो। रात खाने के बाद हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, जब मैंने यही प्रसंग छेड़ दिया। विवेक कार्टर ब्राउन की कोई पुस्तक पढ़ रहा था, ये टाइम्स देख रहे थे। दोनों ने सिर उठाकर मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर पढ़ने में डूब गए। जाहिर था उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था इस काशी पुराण में। प्रिया लेकिन रेडियो सुनते सुनते एकदम बिफर पड़ी। ये काशी तो एकदम पगलौट है। कैसे? अरे, इतना बखेड़ा करने की जरूरत ही क्या है? जब शहर में ही उसका हस्बैंड रहता है तो ठाठ से चला जाना चाहिए उसके पास। वह तो मैरिड है, उसे तो कोई डर होना ही नहीं चाहिए। तू समझती नहीं है पगली, इन लोगों का कल्चर बहुत फर्क है। बड़े कहर होते हैं। इतनी सी बात पर लड़की का जिंदगी भर मुंह नहीं देखेंगे। न देखें तो नहीं की बात, जब वे लोग इसकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे तो इसे क्या गरज पड़ी है। दोनों में से एक तो उसे चुनना ही होगा, पति या माँ बाप। और अगर वह अपने हस्बैंड से सिंसियरली लव करती है तो हेल विद द पेरेंट्स। हियर हियर, विवेक ने एकदम तालियां बजाते हुए कहा। बाय द वे बेबी, किस फिल्म का डायलॉग है ये? प्रिया क्षण भर तो चौंक कर चुप हो गई, फिर इतनी जोर से झपटी उस पर उन लोगों के डैडी ने चश्मा उतार कर एक नजर उन्हें घूर कर नहीं देखा होता तो दोनों पता नहीं कितनी देर तक गुत्थम गुत्था होते रहते। मैं जड़ बनी सारा हंगामा देख रही थी। टू हेल विद द पेरेंट्स, प्रिया की बात घंटी की तरह कानों में बज रही थी। कल को सचमुच ही इसका मन कहीं चला गया तो? यह तो शायद एक बार पूछेगी भी नहीं, सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस से लौटकर ही बताएगी। 2-3 दिन तक अकारण उदासी से घिरी रही मैं। अपनी चिंता किसी के साथ बांट लूं, यह भी तो संभव नहीं था। विवेक अभी बहुत छोटा था, और उसके डैडी, उनके पास तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वक्त ही कहाँ था। बस दफ्तर और फाइलें। घर से बाहर तो शायद उन्हें याद भी न रहता होगा कि अपने 2 बच्चे भी हैं।
लेकिन मेरा यह सोचना कितना गलत था, इसका पता मुझे जल्दी ही लग गया। उस दिन काम पर पार्वती आई थी, चीखती कराहती हुई अपना काम कर रही थी, तो मैंने ही कहा, तबीयत ठीक नहीं थी तो काशी को ही भेज दिया होता। अरे भाई साहब, कल उसकी ननद आकर खूब झगड़ा कर गई। हमने कहा बैठो घर, राज करो, अपने भाग में तो ठीकरे घिसना है तो जाना ही पड़ेगा। उसने बेहद थकी आवाज में कहा। सच तो यह है पार्वती, अब तुम लोग उसे विदा कर दो, पराई अमानत है, आखिर कितने दिन घर में रखोगी। भेजना तो है ही भाई साहब। वह एक ऊसास लेकर चुप रही, फिर कुछ देर बाद उसी थकी सी आवाज में बोली, नेक सुभीता हो जाए, ऐसी नंगी बुच्ची कैसे भेज दें। मतलब चीज वस्तु तो उसकी सब बनिए के यहाँ पड़ी है। इस महंगाई ने ऐसी आग लगाई है कि। क्या कह रही हो? इस तरह ब्याता लड़की के गहने कोई गिरवी रखता होगा? छी! मेरा मन घृणा से भर उठा। कुछ न पूछो भाई साहब, ऐसा कसाई है उसका बाप। दारू पी पी कर सत्यानाश कर दिया उसने। मैं चार घर का काम न करूं तो बच्चों के पेट में दाना न पड़े। अब यह। बोलते बोलते वह अचानक चुप हो गई। अपनी दक्षिणी साड़ी का पल्लू माथे तक खींच कर उसने मुंह एक और फेर लिया। मैंने मुड़कर देखा, हाथ में ब्रीफ केस लिए ये बेडरूम के दरवाजे पर खड़े थे। अरे आप कैसे आ गए? दरवाजा खुला था। इन्होंने रूखी आवाज में कहा। मेरा मतलब है इस समय। पर मेरी बात समाप्त होने से पहले ही वे कमरे में लौट गए। किचन में जाकर मैंने झटपट चाय बनाई और कमरे में आकर देखा, कोट कुर्सी की पीठ पर टंगा हुआ है और ये आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं। तबीयत तो ठीक है न? मैंने चाय उंडेलते हुए कहा। ठीक है। नहीं, मेरा मतलब था इस वक्त। कोई गुनाह तो नहीं किया न? अब इसके आगे कोई क्या बोले। चुपचाप बैठी चाय के घूंट भरती रही। भाई साहब मैं जाती, पार्वती ने पर्दे के बाहर से कहा। मैं उसके पीछे दरवाजा बंद करने के लिए उठी। लौटकर कुछ कहने की गरज से मैंने कहा, इन लोगों का भी क्या कल्चर होता है। पार्वती बतला रही थी, इसके पति ने लड़की के सारे गहने गिरवी रख छोड़े हैं। सब सुन लिया है मैंने, एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। एक बात कहूँ? मैं चुप। दूसरे की लड़कियों की तो इतनी खोज खबर रखती हो, अपनी लड़की का अता पता मालूम है? मैं खाली खाली आंखों से उन्हें देखती भर रही। प्रिया कहाँ है? कॉलेज गई है। लौटे तो उससे पूछना कौन सी फिल्म देखी। फिल्म? आपने कहाँ देखा उसे? अल्पना के पास। ओल्ड सेक्रेटेरिएट गया था, वहीं से लौटते हुए देखा। सोचा तुम्हें भी ये खुशखबरी देता चलूं। उनके व्यंग्य की धार मेरे अंतस्तल पर खरोंच सी करती चली गई। फिर उठकर कोट पहनते हुए बोले, एक बात शायद बताना भूल गया। प्रिया अकेली नहीं थी और मैं जानना चाहता हूँ साथ में कौन था। कौन था? यानी कि लड़का। उनके जाने के बाद भी बड़ी देर तक मैं सुन्न होकर बैठी रही। प्रिया की गुनगुनाहट और सैंडल की खटखट से ही मेरी तंद्रा टूटी। मम्मी तुम यहाँ हो? हमने सारा घर छान मारा, कुछ खाने को दो न, बड़ी भूख लगी है। उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा। मैंने घड़ी देखी, ठीक 5:15 हो रहे थे। 12 से 3 का शो देखकर वह ठीक समय पर घर पहुंच गई थी। मम्मी को संदेह की जरा भी गुंजाइश उसने नहीं छोड़ी थी। मेरा मन तिक्त हो उठा। उठो न मम्मी, प्लीज। टॉकीज पर कुछ रिफ्रेशमेंट नहीं मिला क्या आज? मैंने सहज स्वर में पूछा। टॉकीज? उसने बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाया। कौन सी पिक्चर देखी आज? मैंने दूसरा प्रश्न पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? उसने आशंकित स्वर में पूछा। डैडी ने बताया था। उन्होंने यह भी बताया था साथ में कोई और था, पर वे पहचान नहीं पाए। इसके बाद उसे छटपटाता छोड़कर मैं किचन में चली आई। मालूम था वह अधिक देर तक चुप नहीं रह सकेगी, खुद ही सब कुछ उगल देगी। मेरा अंदाज सही निकला। 10-15 मिनट बाद ही मेरे गले में बाहें डालते हुए उसने कहा,
मेरी अच्छी मम्मी, मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, काम करने दो, मैंने रुखाई से कहा। उसने आगे बढ़कर गैस बंद की और मेरा मुंह अपनी ओर घुमाकर बोली, पहले मेरी बात सुनो, प्लीज। सुन रही हूँ, कहो। स्वर मेरा अब भी सख्त था। मेरे कंधे पर सिर रखकर उसने कहा, डैडी को समझा लोगी? उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। तुम कह देना सहेलियों के साथ गई थी। अशोक सिर्फ टिकट निकालने के लिए साथ गया था। अशोक कौन? अरुणा का भाई। तुमने देखा तो है ना उसे? वह क्या इतना चीप लगता है कि साथ जाना भी गुनाह है? मैं कुछ नहीं बोली। अपनी बात उसके डैडी के गले उतारना कितनी टेढ़ी खीर है, मैं जानती थी। डर के मारे प्रिया ने खाना जल्दी ही खा लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बुलवा भेजा और सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर इस तरह क्रॉस एग्जामिन किया कि बेचारी रोनी रोनी हो आई। उनकी बमबारी के सामने सारे बहाने कच्ची मिट्टी की तरह ढह गए। उनके सामने तो वह चुप रही। उनके बाहर जाते ही तमतमाए चेहरे से बोली, मैं तो सोच रही थी कि हम लोग बड़े फॉरवर्ड हैं। यह तो आज मालूम हुआ कि घर में अंग्रेजी बोलने से ही कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। मेज पर खाना खाने वाले लोग भी दकियानुसी हो सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं हो गया। बेडरूम में किसी बौखलाए शेर की तरह वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे अंदर जाते ही बरस पड़े। दुनिया की औरतें नौकरी करती हैं और घर भी देखती हैं। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता। इतना तूफान मचाने जैसी तो कोई बात नहीं है। मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं, आप तो शांति से बैठकर भजन कीजिए। वह लड़की 6 महीने से उसके साथ घूम रही है और आपको आज पता चला है, वह भी मेरी बदौलत। उनका गर्जन तर्जन बहुत देर तक चलता रहा। मैं यही मनाती रही कि उनकी आवाज कमरे के बाहर न पहुंचे। यह तो फिर भी गनीमत थी कि विवेक अपने कॉलेज डे में बिजी था, नहीं तो वह एक और हंगामा खड़ा कर देता। इनका मूड सुबह तक भी सही नहीं हो पाया था। प्रिया की आंखें भी सूजी सी लग रही थी। शायद रात भर रोती रही। वह इनसे सामना होने के डर से 10 बजे तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। दफ्तर जाने से पहले ये उसके कमरे तक गए और दरवाजे के पास खड़े होकर बोले, बेबी, कल जो हुआ लेट अस फॉरगेट इट, लेकिन आगे से यह बात रिपीट न हो। और एक महत्वपूर्ण निर्णय सुना चुकने के भाव चेहरे पर लेकर लौट रहे थे कि प्रिया ने आवाज दी, डैडी। इन्होंने पलट कर देखा। प्रिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। डैडी, मैं अशोक से प्रेम करती हूँ। आई लव हिम। और जितनी जल्दी आप यह जान लें, अच्छा ही है। अशोक से प्रेम करती हो? जी हाँ, और हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? शादी का मतलब भी समझती हो? और कहते हुए वे उसके कमरे में चले गए, पीछे पीछे मैं भी। मैं अब बच्ची नहीं हूँ डैडी, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। अच्छा, बाय द वे, ये आपके अशोक साहब क्या करते हैं? स्कूल में लेक्चरर हैं। किस स्कूल में? मुझे नाम नहीं मालूम। क्या तनख्वाह है? मैंने कभी नहीं पूछा। कहाँ तक पढ़ा है? एमए। विषय? पॉलिटिक्स। डिवीजन? आगे क्या इरादा है? ये जमकर प्रिया के पलंग पर बैठ गए थे और प्रश्न पर प्रश्न दागते चले जा रहे थे और आधे से अधिक प्रश्नों का प्रिया के पास उत्तर नहीं था। प्रेम में शायद यह सब कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सब वही प्रश्न थे जो माँ बाप के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 1 घंटा लेट होकर जब वे ऑफिस के लिए रवाना हुए, तब तक प्रिया पसीना पसीना हो चुकी थी। इन्होंने विषय वही समाप्त नहीं कर दिया। 8 दिन में यहाँ वहां से खोज खबर लेकर अशोक की जन्म पत्री ले आए। जो कुछ भी जानकारी मिली थी वह बहुत खुश होने लायक नहीं थी। ये तो इतने गर्म हो रहे थे, 1000 बार कहा होगा, बच्चों के फ्रेंड सर्कल पर नजर रखा करो, लेकिन समाजवाद तो हमारे घर से ही शुरू होगा न। ऐसा क्या गजब हो गया
आज उसके पिता को देखा। ही इज सिंपली हेड क्लर्क। 5 बच्चे हैं। लड़का सबसे बड़ा है। बाकी चारों लड़कियां बिन ब्याही। और इनकी अपनी तारीफ क्या है। सेकंड क्लास एमए है पॉलिटिक्स में। और किसी प्राइवेट स्कूल में टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ। अपने पाँव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी लोग बाग इश्क करते कैसे हैं। सारा का सारा वर्णन इन्हीं शब्दों के साथ प्रिया को सुनाया गया। वह लॉ भी तो कर रहा है, उसने रोनी आवाज में कहा। उससे क्या होता है बेबी। मेरे पास 20 क्लर्क हैं जो बीए एलएलबी हैं, और 20 हैं जो दो दो विषयों में एमए कर चुके हैं या कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में कंपटीशन कितना टफ है जानती हो। मैं थोड़े में गुजारा कर लूंगी। थोड़े में मतलब कितने में। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो मनुष्य को चाहिए ही ना। वह किसी कंपटीशन वगैरह में बैठ जाएगा। आजकल इतनी परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाओं में क्या कर लेंगे जनाब। सेकंड क्लास कैरियर है, शुरू से आखिर तक। इतना आसान नहीं है कंपटीशन में आना। उसके घर गई हो कभी। कई बार। उसकी बहन मेरी सहेली है। दोनों घरों के कल्चर में, स्टैंडर्ड में कितना फर्क है। कभी गौर किया है। 2 घंटे सहेली बनकर जाना अलग बात है, हमेशा जाकर रहना और बात है। किन किन बातों को एडजस्ट करोगी। यहाँ तो एक दिन तुम्हें नाश्ते में अंडा न मिले तो आसमान सिर पर उठा लेती हो। उस घर में चल सकेगा यह सब। बात कहने का उनका लहजा कठोर जरूर था, पर यह मैं समझ गई कि उनके अंदर का बाप ही उनसे यह सब कहलवा रहा है। इकलौती बेटी के भविष्य के लिए वे एकदम चिंतित हो उठे थे। उनके व्यवहार में भी एकाएक परिवर्तन आने लगा। दफ्तर की फाइलें अब उन पर इतनी हावी नहीं रहती थी। अक्सर वे बच्चों के पास बैठने का समय निकाल लेते थे। उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे थे। खुद ही जिद करके पिक्चर या शॉपिंग का प्रोग्राम बना डालते। अक्सर हमारे यहाँ शाम को ब्रिज या रमी का गेम जमने लगा था। और छुट्टी के दिन कहीं बाहर घूमने का भी इन्हें अचानक शौक सा हो गया। मुझे मालूम था यह सब प्रिया को व्यस्त रखने के लिए हो रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा था। पुराने दिन फिर लौट आए थे जब ये बॉस नहीं थे। बच्चे घर के बदले हुए वातावरण को कितना पसंद कर रहे थे, यह जानने का समय भी मेरे पास नहीं था। जीवन इतना व्यस्त हो गया था। अशोक का इन्होंने फिर कभी नाम भी नहीं लिया। लेकिन कोई रोमांटिक फिल्म देखकर हम लोग लौटते तो यह कहते सब बकवास है। अगर सचमुच ही इन लोगों को यह सब निभाना पड़े तो इन सब हेमा मालिनियों को छठी का दूध याद आ जाए। प्रिया दार्शनिक मुद्रा में डैडी की बातें सुनती रहती। वह इन दिनों बेहद गंभीर हो गई थी। अक्सर अपने कमरे में बैठी शून्य में देखती रहती। कॉलेज भी यदा कदा गोल कर जाती थी। उसकी खिलखिलाहट के बिना घर घर नहीं लगता था। सहेलियों का जमघट भी पहले का सा नहीं लगता। कई बार उसे तकियों में मुंह छिपाकर रोते हुए भी देखा। मेरा माँ का मन सांत्वना के लिए दौड़ पड़ता। मैं कहना चाहती थी, बेबी लोग कुछ भी कहें, मनुष्य को अपने मन की आवाज पर ही अमल करना चाहिए। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पर आवाज मेरे गले में ही फंसकर रह जाती और मैं सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरती रहती। नंदोई जी का पत्र आया था। लिखा था शोभा का। उनकी लड़की का डॉक्टर देवर 2 महीने के लिए अमेरिका से आया हुआ है। इस बार शादी करके ही वापस जाएगा। यद्यपि हम परिवार के बारे में शोभा की शादी में सुन चुके थे। उन्होंने फिर सारा वर्णन लिखा था। ससुर रिटायर्ड कमिश्नर हैं। एक जेठ आर्मी में है। एक जेठ उत्तर प्रदेश में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर है। शोभा का पति किसी प्राइवेट फर्म में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है। ननद नंदोई कनाडा में फार्म लेकर वहीं सेटल हो गए हैं। छोटी ननद आईएएस की तैयारी कर रही है, वगैरह वगैरह। अंत में लिखा, हम चाहें तो प्रिया को यहाँ दिखा दें। पत्र पढ़कर इन्होंने पूछा, क्या विचार है। मैंने कहा, मेरा विचार किस काम का। अपनी लाडली से पूछिए।
मुझे तो उसके मन की था ही नहीं मिलती आजकल। पूछने का काम तो माँ लोगों का ही होता है। खैर, पत्र तो उसे दिखाई दो, इन्होंने कहा। सचमुच घर वर दोनों ही ऐसे थे कि किसी को भी लालच हो आता। लेकिन मैं प्रिया पर किसी तरह का दबाव डालना नहीं चाहती थी। मैंने पत्र उसे देकर कहा, पापा ने तुम्हारी राय जाननी चाहिए है। 2 दिन यूं ही निकल गए। तीसरे दिन दफ्तर जाते हुए ये बोले, भाई मेरे कपड़े ठीक करके रख देना, रात को पंजाब मेल से जाऊंगा मैं। हाँ, और प्रिया, तुमने क्या तय किया? प्रश्न इतना सीधा और अप्रत्याशित था कि मैं और प्रिया दोनों ही स्तब्ध रह गए। वह मेज पर पड़े फिल्म फेयर के पन्ने उलटती रह गई। कम ऑन बेबी, चीयर अप, जूते के तस्मे बांधते हुए ये बोले, इसमें इतना सोचना क्या है? यस और नो, बस। डैडी, उसने कांपती हुई आवाज में शुरू किया। डैडी, उसके पास मेरे कई लेटर्स हैं। इतना कहते हुए भी उसे पसीना छूट गया। आई विल सी टू दैट। और कुछ नहीं है? आर यू श्योर? और खटखट सीढ़ियां उतरकर ये गैरेज की ओर चले गए। मैं फटी फटी आंखों से प्रिया को देखती रही। उसके पास मेरे कई लेटर्स हैं। सिर्फ लेटर्स हैं? लड़की, तुझे क्या हुआ है? महीने भर तक अपने आप में घुलते रहने के बाद यही निर्णय लिया है तूने? अशोक के साथ न सही, अपने साथ तो ईमानदारी बरती होती। और इतने सोच विचार के लिए समय ही नहीं था। दोनों की अटैचियां तैयार करनी थी। इनके तो क्या बस 4 कपड़े रखने थे। लेकिन प्रिया के कपड़ों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। कभी वह मेरा वार्डरोब खोलकर बैठ जाती कि अवसर के लायक 4-6 साड़ियां छांट ले। कभी उसे ख्याल आता फॉरेन रिटर्न दुल्हे का, और वह अपनी नीली लेस वाली मैक्सी और बेल बॉटम अटैची में ठूंसने लगती। कुछ ही देर में उसने सामान का ऐसा अंबार लगा दिया कि कहना पड़ा, बेबी तुम वहां सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही हो, 4 महीनों के लिए नहीं। मेरे कंधे पर सिर रखकर वह एक शर्मीली सी हंसी हंस दी। बहुत दिनों बाद उसे यूं मुस्कुराते देखा। मुझे खुश होना चाहिए था, पर नहीं हो सकी। उन लोगों के चले जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया था। खाने वाने से निपटकर मैंने नीटिंग उठाई और सीधी लॉन पर ही आकर बैठ गई। अभी मुश्किल से 5-6 लाइनें निकाल पाई थी कि फाटक खड़का। मुझे लगा पार्वती आई है, पर मुड़कर देखा तो अशोक था। साइकिल फाटक से टिकाकर वह अंदर आया। उसे पहली बार इतने पास से, इतने गौर से देखा था। सोचा, प्रिया इस पर जान छिड़कती थी सो गलत नहीं था। यह देने के लिए आया था। उसने एकदम पास आकर सर्द स्वर में कहा, क्या है? चिट्ठियां हैं, गिन लीजिए, 31 हैं। मैंने रेशमी रिबन में बंधा हुआ वह बंडल लेकर मेज पर रख लिया। कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द ही नहीं याद आए। आप गिन लेती तो ठीक था। उसने फिर कहा, मुझे विश्वास है किसी तरह इतना कह सकी मैं। थैंक यू। वैसे अच्छा हुआ आपका संदेश जल्दी मिल गया, नहीं तो शायद इनकी राख ही आपको लौटा पाता। छोटा सा घर है मेरा, इतने सारे कागज कहाँ सहेज कर रखता मैं। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे उसका चेहरा नन्हे विवेक सा लगा। जब वह खेल में हारकर या पिटकर लौटता था, मन हुआ उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर चूम लूं, आंचल में छुपा लूं, दुलरा लूं, कुछ तो करूं जिससे यह चेहरा फिर से हंस उठे, खिल उठे। मुझे होश आया तब तक वह दूर जा चुका था, बहुत दूर। चिट्ठियां लेकर मैं घर में आई। घर एकदम सुनसान। फिर भी मैंने अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर लिया। पहला पत्र खोलते हुए लगा, अपनी बेटी के पत्र पढ़ना शायद पाप है। लेकिन अब यह प्रेम पत्र कहाँ थे? अब तो निरे कागज थे ये। पत्रों में नया कुछ नहीं था। 19-20 वर्ष की लड़कियां जैसे भावुक पत्र लिखती हैं, वैसे ही थे वे। हर पत्र में अपने अमर प्रेम का विश्वास दिलाया गया था।
जीवन भर साथ निभाने की कस्में थी, 24 घंटे न देख पाने की विरह व्यथा थी, भविष्य के सपने थे, वर्तमान का मलाल था, उल्हाने थे, क्षमा याचना थी। अंतिम 2-3 पत्रों में हम लोगों का जिक्र था। मेरे राजा, मम्मी डैडी सब कुछ जान गए हैं। मुझे सब बताना ही पड़ा आखिर। डैडी तो बहुत नाराज हुए, पर मुझे विश्वास है मेरे चांद को एक बार देख लेंगे तो सारा विरोध भूल जाएंगे। डैडी ने शायद चांद को कभी देखा ही नहीं। इससे पहले ही वह रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने किस खूबी से अपनी बातें प्रिया के गले में उतारी थी। जोर जबरदस्ती करते तो शायद वह विद्रोह कर बैठती, पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। वे उसे अपने सर्किल में घुमाते रहे, दैनिक फिल्में दिखाते रहे, महंगी से महंगी चीजें खरीद कर देते रहे। उनके तरकश का एक तीर भी खाली नहीं गया था। सभी को विश्वास है कि प्रिया का यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। न भी होगा तो उसके डैडी इससे भी अच्छी जगह उसकी बात चला सकते हैं। लेकिन इस लड़के का, अशोक का खोया हुआ आत्मविश्वास कौन लौटा कर देगा? पार्वती पूछ रही थी। भाई साहब, बहुत कम बर्तन निकल रहे हैं आजकल। खाने वाला है ही कौन? मैं और भैया साहब और बेबी तो दिल्ली गए हुए हैं न, तभी तो घर सूना सूना लग रहा है। उसने कहा, काशी भी चली गई भाई साहब कल। चली गई? चलो अच्छा हुआ। लड़कियां अपने अपने घर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन वह तो रोने बैठ गई। इतना बिलख कर रो उठी कि मैं तो परेशान हो गई कि कैसे समझाऊं। आखिर राम प्रसाद चिल्लाया, रोती क्यों है? शहर में तो ससुराल है, जब चाहे मिल आना, जब चाहे बुला लेना। अरे भैया, उसके बाप ने कहा है घर में घुसेगी तो जान ले लूंगा। अरे ऐसा क्यों? उसके जवाब में पार्वती ने अपनी राम कहानी सुनाई। काशी का बाप उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कराया था। वहां से 500 लेकर उसके जेवर बनिए के यहाँ से उठाकर पहले वाले को लौटाने का प्लान था। रात उसने पंचायत बुलाई थी और दामाद पर आरोप लगाया था कि वह शराब पीकर काशी को मारपीट करता है। इसलिए वह लड़की को नहीं भेजना चाहता और रिश्ता तोड़ना चाहता है। उसने 5-6 गवाह भी जोड़ रखे थे। काशी और काशी की माँ तो थी ही। फिर फिर क्या? काशी ने सबके सामने कह दिया कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, वह अपने घर जाना चाहती है। पंचों के बीच बाप की नाक काटकर वह चली गई। बाप ने कह दिया घर से अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके गहने अब थोड़े ही लौटाएगा वह। उसे तो बहाना मिल गया। ससुराल वाले उसे परेशान नहीं करेंगे। अब जो उसकी किस्मत में लिखा होगा। पार्वती ने एक सांस भरकर कहा, लेकिन बाई साहब बड़ी समझदार लड़की है। कहती है उस जन्म में कोई पाप किया होगा तो इस जन्म में भुगत रही हूँ। अब और पाप क्यों कमाऊं? कहानी सुनकर मेरे बदन पर कांटे उगाए थे। पार्वती के जाने के बाद कितनी देर तक मैं वहीं आंगन में पीढ़े पर शोक मग्न बैठी रही। राम प्रसाद बर्तन उठाने आया तो मैंने दर्द से भीगे स्वर में कहा, राम प्रसाद, सुना तुमने बाई क्या कह रही थी? आप भी हुजूर बहुत सोचती हैं। छोटी जाति के लोग हैं ये, इनका धर्म क्या, ईमान क्या? राम प्रसाद अपनी पंडिताई के गर्व में बोला। सच तो है, छोटी जाति के लोग हैं ये। फिर उस अनपढ़ गंवार छोटी सी लड़की को कौन सिखा गया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है? कौन सा साहस था उसमें जो इतने लोगों के सामने मुंह खोलकर अपने मन की बात कह गई वह? मेरा यह प्रश्न मुझे ही बड़ी देर तक सालता रहा।